नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति को याद करने का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर नई शिक्षा नीति की तारीफ की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में भाषा और संस्कृति से जुड़े अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना है। साल 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी और साल 2000 में पहली बार इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि नई शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, उनके विकास एवं शक्तिकरण को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मातृभाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि मातृभाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम और संस्कृति की सजीव संवाहक होती है। यह व्यक्तित्व के निर्माण, विकास और उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान बनाती है। इसी के साथ उन्होंने कहा, हमारी नई शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास एवं उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये दिवस हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित करता है। हमें अपनी मातृभाषा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और बच्चों में अपनी संस्कृति की नींव को मजबूत करने के लिए मातृभाषा के ज्ञान संस्कार से पल्लवित करना चाहिए। अमित शाह के अलावा भी कई अन्य नेताओं ने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बधाई दी है। यूपी में बीजेपी के विपक्ष नया मोर्चा तैयार हो रहा है और इस मोर्चे के केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो वही कयास ये सगाया जा रहा है कि बिहार चुनाव की तरह ही ओवैसी आजमगढ़ में एक शादी समारोह में प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने SIM-IM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। मुलाकात को विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव पहले भी कह चुके हैं कि समान विचारधारा और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं इस मुलाकात को चुनावी पंडित सियासी गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के आजमगढ़ जिले में शादी समारोह में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं की मुलाकात यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नए सियासी गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। ओवैसी और शिवपाल यादव AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए महूल कस्बे में पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि वो शादी समारोह में आए हैं, लेकिन उनकी AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि समान विचारधारा और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी
परिवार को एकजुट होने की जरूरत है। हमने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी कहा है कि सबको एकत्र करें और उसमें हमको भी साथ लें। शिवपाल ने यह भी कहा कि अपनी पार्टी का विलय वो किसी भी सूरत में एसपी में नहीं करेंगे, बल्कि एसपी के साथ गठबंधन करेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर छोटे दलों ने गठबंधन की पहल की है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के बीच पहले ही साझा कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ने की बात तय हो चुकी है। राजभर इन दिनों भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले छोटे दलों को एकजुट करने में जुटे हैं और पिछले दिनों उन्होंने शिवपाल यादव से भी इस सिलसिले में मुलाकात की थी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि 2022 के चुनाव में वो छोटे दलों के लिए दरवाजा खुला रखेंगे। ओवैसी ने कुछ महीनों पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात भी की थी। इस दौरान ओवैसी ने कहा था कि हम मिलकर काम करेंगे। इस साल जनवरी महीने में ओवैसी ने पूर्वांचल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा था कि जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तब उन्हें यूपी आने से 12 बार रोका गया। उन्होंने कहा था बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हम पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद प्रदेश में जन सहभागीदारी मोर्चा के साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे। इसके लिए हम पूर्वांचल में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। हम एक एक कर हर जनपद में जाकर अपनी पार्टी के अहम कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सभी को चौंकाते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इस सीट के बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। बंगाल में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी AIMIM ने शुरू कर दी है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पूरा फोकस यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। प्रियंका गांधी प्रयागराज के बसवार गांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने निषाद समुदाय के लोगों से बातचीत की। यहां प्रियंका ने मछुआरा समाज की महिलाओं से उनकी परेशानियों को जाना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बसवार गांव पहुंची। प्रियंका गांधी को मछुआरा समाज की महिलाओं ने रो रो कर अपनी दास्तां सुनाई। महिलाओं ने कहा कि पुलिस ने घर में घुसकर औरतों और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा, घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार हुए घुरपुर के बसवार गांव के मछुआरों का दर्द प्रियंका गांधी ने सुना। प्रियंका गांधी ने पीड़ित मछुआरों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और प्रशासन के द्वारा की गई जाति के बारे में लोगों से पूछा तो उन्हें कई शिकायतें मिली। मछुआरों ने पुलिस के द्वारा तोड़े गए उनके नावों को भी कांग्रेस महासचिव को दिखाया। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधायक आराधना मोना आदि मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव ने पुलिस के बर्बरता की निंदा करते हुए कहा कि सरकार नाविकों को मुआवजा दे और उन्होंने पीड़ित लोगों को आश्वासन भी दिया कि वो और कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है और पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। करीब 1 घंटे के दौरे के बाद प्रियंका वापस लौट गई। इस पूरे समुदाय के साथ, क्योंकि अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है
तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है इस जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के लिए। और हाँ, आज बनवा रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। 15 दिन हो गए जब से प्रशासन ने खुद तोड़वाए हैं, तो आज आने का क्या मतलब है? इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी, क्योंकि इन पट्टों पर इनका अधिकार है और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। संघर्ष करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिलवाएंगे, लेकिन तब तक संघर्ष करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में इनकी है लड़ाई, हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं कांग्रेस के जो बड़े अधिवक्ता हैं उनसे मैं मदद मांगूंगी कि वो भी मदद करें और हम सब साथ में इकट्ठे इनकी मदद करें। वहीं प्रियंका के प्रयागराज दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में और खासकर यूपी के संदर्भ में कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव के समय पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकलते हैं, शिगुफा छोड़ते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए ट्विटर पर काम करते हैं। वे धरातल से वाकिफ नहीं होते। उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार में प्रयागराज धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना है। तमाम जगह विकास कार्य हुए हैं, नाविकों को भी रोजगार मिला है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई रिंकू शर्मा हत्याकांड मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सुपुर्द जांच में तेजी आ गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक्शन में आ गई है। क्राइम ब्रांच ने गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 वर्षीय रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने दीन मोहम्मद और फैजान को गिरफ्तार किया है। ये सभी मंगोलपुरी के निवासी हैं। पुलिस ने शर्मा की हत्या के मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में 4 और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। रिंकू पर हमले के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में ये चारों हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने इस फुटेज के आधार पर चारों आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में जांच स्थानीय पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दी गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच आगे बढ़ाते हुए मौकाए वारदात के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और गवाहों से भी बात की। क्राइम ब्रांच ने मौकाए वारदात की सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें आरोपी दीन मोहम्मद, दिलशान, फयाज और फैजान ये चारों रिंकू शर्मा को घेरकर लाठी डंडों से लगातार उन पर वार करते हुए दिखाई दे रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर क्राइम ब्रांच ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में स्थानीय पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। रिंकू शर्मा हत्याकांड में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।